नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के हर रोज नए वेरिएंट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। कुछ लोगों के लिए ये वायरस जानलेवा साबित हो रहा है, तो कई लोग घर में ही अपना इलाज कर सही हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता अभी उन मरीजों के लिए बनी हुई है जो पहले से ही किसी रोग की जकड़ में है। और जिस तरीके से हम बात करते हैं लोगों से, कई लोग शुगर पेशेंट है, कई लोग कैंसर पेशेंट है, कई लोग हृदय रोग से ग्रस्त हैं, तो ऐसे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर इनको होता है तो इनके लिए कई गुना खतरा बढ़ जाता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर कार्डियक साइंस फोर्टिस हॉस्पिटल डॉक्टर राजू व्यास मौजूद रहेंगे। सर, इंडियाज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, कोरोना से संक्रमित कुछ मरीजों में इस बीमारी के लक्षण की जगह दिल के दौरे के लक्षण नजर आ रहे हैं। ऐसे मामलों में कम उम्र के मरीजों को देखने में ज्यादा मिल रही, जो कम उम्र के मरीज है, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा काफी ऐसे कम उम्र के मरीज थे जिनको दिल के दौरे पड़े कोविड होने के बाद। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है। इस बार प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट वेव से सेकंड वेव के आते आते जैसे जैसे कोरोना वायरस ने अपने आप को म्यूटेंट किया या अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, उसी के साथ साथ इस बार हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन के लोग या ओल्ड एज के जो लोग हैं वो सभी लोग इस बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये मोर विरुलेंट है, इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को आज के समय में इन्फेक्ट कर रहा है। हमें ये पहले भी पता था और आज भी पता है कि इस बीमारी से कहीं न कहीं दिल के जो मरीज होते हैं या जिनको बीमारी नहीं भी है उनके ऊपर भी कोरोना वायरस का इफेक्ट होता है। परंतु इस बार क्या हुआ है कि जो म्यूटेंट वायरस है इसके अंदर से बहुत ज्यादा वायरल लोड होता है। वायरल लोड का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के अंदर जो वायरस की मात्रा है, प्रवेश होने की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक है। और क्योंकि प्रवेश की मात्रा बहुत ही अधिक होती है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अब की बार अफेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा लोग उसमें से सिम्टोमेटिक भी हैं। इसमें से हम कैटेगराइजेशन जब करते हैं तो 3 प्रकार की कैटेगरी से हम लोगों ने मरीज इस बार देखे हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जैसे कि पहले भी हम लोग ये कहते आए हैं कि माइल्ड जो सिम्टम्स होते हैं, जिनको सिंपल प्लेन फीवर, लिथार्जीनेस, नोज का चलना या जुकाम टाइप का होना, वो मरीज जल्दी ही ठीक होकर स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु जो कोविड वायरस के मॉडरेट इन्फेक्शन या सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं उन लोगों के लिए कुछ आने वाले समय के लिए या पोस्ट कोविड एक प्रकार का सिंड्रोम डेवलप होता है इन मरीजों को। तो इस प्रकार के लोगों के लिए हम एक एहतियातन हम सभी लोगों को ये निवेदन करेंगे आपके माध्यम के द्वारा कि जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा या जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होके प्लाज्मा थेरेपी या वेंटिलेटर पे रहना पड़ा, उन सभी व्यक्तियों को या जिन लोगों में प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को अपने फिजिशियन से एक कंसल्ट करके अपने रेगुलर चेकअप्स समय समय पे कराने होते हैं। जहां तक रहा आपका क्वेश्चन कि इस बार जो है वो हार्ट अटैक के मामले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बीमारी में जैसे कि पहले भी बहुत सारी एक वेस्टर्न स्टडीज आई हैं जिसके अनुसार इस बीमारी के द्वारा करीब 20 से 30% जो जनता होती है जो कोविड इन्फेक्टेड होती है उनमें से 20 से 30% मरीज जो है वो हार्ट अटैक से ग्रसित हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास ऐसी कोई कंफर्मेटरी स्टडी नहीं उपलब्ध है, परंतु हाँ 20 से 30% जो लोग हैं वो हमें दिखाई देते हैं जिनको कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद में हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। जहां तक हार्ट प्रॉब्लम का सवाल है, ये इस ग्रुप में वो भी लोग शामिल होंगे जिनको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है। जैसा कि हमें पता है कि पिछले कई सालों से कितने ही वर्षों से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक हब है जहाँ पे कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं और डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। और इसी का खामियाजा हम लोगों को बहुत भुगतना भी पड़ता है। इसीलिए आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि सरकार ने जब अपना पहला वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था, जब 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में लगाना शुरू किया था, उस दौरान जो है सबसे ज्यादा इसीलिए उन्होंने 60 साल की उम्र रखी और उसके अंदर जो मेन इंडिकेशंस थे वो यही थे जिन लोगों को डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित है,
वो सभी लोग पहले जाके अपना जो है वैक्सीनेशन कराएं। इसके पीछे राशनल मैडम ये रहा, और वो राशनल ये था कि डायबिटिक्स और जो हार्ट से संबंधित बीमारियां ऑलरेडी जिन लोगों को है वो प्रोन है इस बीमारी से इन्फेक्ट होके उनकी जान जल्दी ज्यादा जा सकती है। इस कारण से इसीलिए वैक्सीनेशन का जो ड्राइव था वो उनके अगेंस्ट में शुरू किया। अब जब भी हिंदुस्तान में आज की तारीख में हम हर दिन 4 से 4.5 लाख लोगों के बीच में पॉजिटिविटी रेट देख रहे हैं, और इसमें से ज्यादातर वो लोग भी हैं जिनको सीवियर या मॉडरेट साइज का कोविड इन्फेक्शन है। तो बट नेचुरल है उन्हें एहतियातन अपने फिजिशियन से मिलके अपने एक प्रकार से जो हार्ट से संबंधित इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज होती हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक नए प्रकार का वायरस है। एक नए प्रकार वायरस के बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है। इसके बारे में जितनी नॉलेज हम लोगों को है वो ये है कि कोरोना वायरस हार्ट की जिनको हार्ट की पहले प्रॉब्लम नहीं है वो भी, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी ये बहुत तेजी से अफेक्ट करता है। अब ये जो वायरस है ये 3 प्रकार से हार्ट को अटैक करता है। सर, हार्ट पेशेंट अगर वायरस की चपेट में आता है और सही होता है, कितने दिनों में उनको वैक्सीनेशन करना चाहिए? कितना दिन लेकर चलना चाहिए? अपने डॉक्टर की सलाह लेकर करना चाहिए, या इतने दिन होने चाहिए कि उसके बाद वो वायरस का जो टीका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है और उसके सिम्टम्स कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में अगर उनके जो सिम्टम्स हैं खांसी जुकाम बुखार या किसी और प्रकार के जो सिम्टम्स है वो अगर चले जाएं तो उसके जाने के बाद 2 हफ्ते के बाद में वो अपना वैक्सीनेशन आराम से करा सकते हैं। सर, अब एक यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है कि जो लोग सीटी स्कैन करवा रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, उनको कैंसर का खतरा ज्यादा है, क्योंकि लोग एक तो वायरस की वजह से डरे हुए हैं, क्योंकि जिसको वायरस हो रहा है तो वो सीटी स्कैन करवा रहा है, एक्सरे करा रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर वो एक्सरे और सीटी स्कैन करवाते तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कितना ये बात सही है? ये जिस प्रकार से ये वाकया सामने निकल के आया था प्रेस में मैंने इसको देखा था, थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं अपने लेवल पे ये करना चाहूंगा कि उनका जो कहने का तात्पर्य सिंपल ये था कि माइल्ड केसेस में सीटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, सीटी स्कैन कराना कंपल्सरी भी है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स में सीटी स्कैन कराने का जो है एक एडिशनल बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम उनकी ट्रीटमेंट मोडालिटी या इससे हम किस प्रकार से इलाज करना है वो चीजें हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। रही बात कि इससे कैंसर होने की, तो जिस प्रकार से आज के नए स्कैनर्स जो अब हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं, जो कि 6th और 7th जनरेशन के सीटी स्कैनर्स हैं, उसमें रेडिएशन की मात्रा बॉडी से बहुत ही कम अमाउंट में पास होती है। इसलिए ये कहना कि इसके कारण से कैंसर हो जाएगा ये अनुचित है मेरे अनुसार। सर, आने वाले दिनों में किस तरह की लहर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब तीसरा जो वेव है वो आने वाली है, लोग काफी डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या हमारा हिंदुस्तान तैयार है? क्योंकि क्रिटिकल बेड की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है। ये एक मैं आपके माध्यम से आम जनता के सामने ये बात रखना चाहूंगा, वो ये है कि हमें पहली बात तो कि आने वाले जो तीसरी वेव है उससे खास घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। उसका रीजन है बहुत सारे रीजन ये हैं कि ये एक जो साइंटिफिक एडवाइजर साहब ने जो एक पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट दिया था, उसका बेसिक मतलब ये था कि हम किसी प्रकार से अब रिलैक्स ना हो। ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा है कि कोविड की जो सेकेंड वेव थी वो काफी भयानक थी, सुनामी की तरह थी, बहुत सारे मरीज उसमें इन्फेक्ट हुए। इसलिए हमें इस चीज से सबक लेते हुए रिलैक्सेशन नहीं रखना है, अगली वेव के आने का इंतजार नहीं करना है। परंतु जब तक हम इस दौर से गुजर रहे हैं उस समय में अगर हम कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम ऐसा पाएंगे कि थर्ड वेव या तो आने में हम लोग उसको अच्छे से डील कर पाएंगे, या हम अगर ढंग से अपने कार्रवाई और हमारी सफाई का जो चीजों का ध्यान रखें तो उससे ये होगा कि हम लोग इस तीसरी वेव में किसी भी प्रकार का विरुलेंट वायरस आए
हम उससे बच पाएंगे। उसके लिए जैसा कि आपने भी खुद ने भी देखा, हम लोग रोज मीडिया में बोलते हैं कि जो एक सो कॉल्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो 3 चीजें हैं उसको हमें ध्यान रखें। हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। अभी भी हम ये मान के चलें कि हमारे द्वार पे एक प्रकार का दुश्मन सामने खड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जितने भी लोग जो भी वैलिड हैं, जिनको की वैक्सीनेशन किया जा सकता है, 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, तो वो तुरंत जाएं, लाइन में लगें या अपॉइंटमेंट लेके बगैर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं। सर, जैसे कि आफ्टर वायरस एक फंगल इन्फेक्शन का खतरा बताया जा रहा है, क्या ये सभी पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन का खतरा है? क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं, कहीं आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कई लोग ज्ञान दे रहे हैं, उसमें धर्म गुरु भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह के इलाज बताते हैं और लोग उन इलाजों को देखकर अपना इलाज घर में कर रहे हैं और हालत उनकी बहुत गंभीर हो जाती है। क्या कहेंगे? तृप्ता जी, एक जो फंगल इन्फेक्शन जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस जो होती है, स्पेशली एक फंगल इन्फेक्शन है, वो किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट हो, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना बनी रहती है। स्पेशली कोविड के केसेस में अगर हम देखें तो वो पेशेंट्स जो कि हाई स्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं या जिनको डायबिटीज है एसोसिएटेड, उन लोगों में ये एक प्रकार की बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो दिखाई देता है। लेकिन इसकी अभी जो रिपोर्टिंग है हिंदुस्तान से, वो बहुत ही कम है। मतलब उसका इंसिडेंस भी, अगर उसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, हमने मरीज देखे हैं। और बट नेचुरल है, पिछले समय के अपेक्षा या पिछली वेव के बाद से सेकेंड वेव में आते आते इसका इंसिडेंस नो डाउट अबाउट दैट कि हाँ बढ़ गया है थोड़ा। इसमें होता क्या है कि जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो होता है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो फंगस जो है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की कि फंगस जो है वो उनके लिए एक इस प्रकार का उनके लिए एक प्रकार का एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है। ये होता कहाँ है? मोस्टली यह हमारे ओरल कैविटी, आईज में, और कभी कभी ये ब्रेन में भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के मरीज बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं, जिसके अंदर की ओरल कैविटी में फंगल इन्फेक्शन हो। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनके ओरल कैविटी को फंगल इन्फेक्शन होने के बाद जो है ओरल कैविटी में दांत, जबड़ा, ये सब बहुत बुरी कदर से प्रभावित होते हैं और अल्टीमेटली इसी रूट से ये फिर ब्रेन में भी चला जाता है, आंख में भी चला जाता है। तो बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जो ऑप्थेल्मिक ओपीडी में दिखाई देते हैं फंगल इन्फेक्शन के साथ। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो न्यूरोसर्जन्स के पास में पहुंचते हैं हेडेक, पैरालिसिस लेके, और बाद में उनका ऑपरेशन जब किया जाता है तो पता लगता है कि उनको वो म्यूकोरमाइकोसिस का फंगल इन्फेक्शन होता है। बहुत ही रेयर है कि जब ये किसी पेशेंट को चेस्ट में भी, कभी कभी बहुत ही रेयर है हालांकि, चेस्ट में भी म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। जो दूसरा क्वेश्चन था आपका वो ये था कि बहुत सारे लोग घर में रहते हुए जो डिफरेंट बाबा या डिफरेंट लोग चीजें बताते हैं उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं, या उस प्रकार की दवाइयां या वो आयुर्वेद द्वारा बताई हुई बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जब आप घर में रहते हैं तो कुछ चीजें जिसके बारे में हमें नॉलेज है, उसी प्रकार के इलाज पर हमें विश्वास करते हुए तो वही इलाज घर में लेना चाहिए जिसको साइंटिफिकली हमें प्रूव किया है कि हाँ, ये इलाज लेने से किसी व्यक्ति की तबीयत सुधरती है। अदरवाइज जो बाकी की काढ़ा वाड़ा और बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, उससे कोई ज्यादा मेजर बेनिफिट हमने देखा नहीं है, बल्कि उससे लोगों की तबीयत खराब होते ज्यादा देखी है। जैसे एक्सेसिव वे में जिन लोगों ने काढ़ा पिया, उन लोगों को एसिडिटी हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, और इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट होने की जगह वो बीमार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजों का सेवन न किया जाए और एक्सेसिव में न सेवन किया जाए। जो भी कहते हैं बाबा लोग, वो ये कहते हैं लिमिटेड अमाउंट में हमें चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करते हैं। परंतु अगर हम ऐसी चीजें ले लें या एक्सेसिव अमाउंट में ले लें तो वो हमारे लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान करेगी। उससे इम्यूनिटी बढ़ने की जगह इम्यूनिटी खराब हो जाएगी।
तो हम प्रोन हो जाएंगे कि हम वापस से कोरोना का इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफी लोग हैं जो आज इंडिया में डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उन लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। वो समय समय पर चाहते हैं कि डॉक्टर राजू व्यास इंडियाज 18 के माध्यम से हमें जागरूकता दें, ताकि हम भी बच सके वायरस से। और हार्ट प्रॉब्लम होने के बावजूद वो अभी बहुत सहमे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि कब हमें ये वायरस पकड़ेगा। सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तृप्ता जी और आपके न्यूज चैनल का मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार के अवेयरनेस टॉक शोज जो हैं वो आपके चैनल पे चालू किए। उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम।